बच्चों सब कनेक्ट हो जाइए। अब देखो, अब ध्यान दो बच्चों, आपको मैं अब इसमें ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए तो समझ आ गया ना। अगर हम रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं तो फसल पर निर्भर या ये कीटनाशक ये कम होंगे और ये कम होंगे, तो प्रकृति के अंदर इस जीव को भोजन, यानी इसको भोजन कहां से मिलता है? इनसे मिलता है। तो इनकी अगर कमी हो गई, हालांकि मैं मानता हूं कि ये कीट को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति के इस जीव के लिए नुकसान हुआ ही नहीं हुआ, तो उसे सीधा ज्यादा लंबा क्या बोलूंगा, प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ो जल्दी। अब देखो तीसरा, प्रकृति में जब हम किसी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए कीटनाशक, आप इनका बच्चों एक आज से एक नाम याद कर लेंगे, जहर। ठीक है, ये सब के सब जहर है। अब जो आप फसल के, ये जो पहला जो आप, मुझे लगता है तुमने लिखा ही नहीं होगा, जो पहला लिखो पीड़कनाश, पहले प्रश्न लिखवा था, रासायनिक पीड़कनाशी और कीटनाशकों का उपयोग होने से होने वाली हानि। नंबर वन लिख लिया कि पीड़कनाशी, रासायनिक पीड़कनाशी और कीटनाशी, फफूंदनाशी जो भी है, ये सभी की प्रकृति रासायनिक होती है, इनमें विभेदन करने का गुण नहीं होता। क्या आपके द्वारा यूज किया गया डीडीटी का पाउडर का छिड़काव तुम खेत में कर रहे हो, तो बच्चों डीडीटी का पाउडर में क्या समझ है क्या कि वो हानिकारक कीट को मारेगा और लाभकारी को छोड़ेगा? नहीं समझ आ रहा भाई। डीडीटी का छिड़काव अगर हम खेत में कर, चलो ठीक है, मैं एक और प्रश्न देता हूं, अगर हम हमारे कमरे के अंदर रूम स्प्रे करते हैं, मॉस्किटो स्प्रे कर दिए, ध्यान से सुनना, हालांकि ऐसा करना मत तुम लोग, मेरे कहने से कर देते हैं, माना कमरे के अंदर हम लोगों ने किसी रासायनिक स्प्रे का छिड़काव कर दिया, जैसे कि मोर्टीन का, ओके, मोर्टीन का स्प्रे आता है, उस स्प्रे को करने के बाद अगर हम उस कमरे की खिड़कियों को, दरवाजों को बिना खोले अगर हम अंदर जाएंगे, तो क्या हमें श्वास लेने में या हमें नुकसान नहीं होगा क्या? होगा सर। होगा सर। जहर है मोर्टीन में, वो साइनाइड का जहर है, जो सल्फास का जहर है, वो जहर क्या आपके कमरे के मच्छरों को तो मारेगा और तुम्हारे को छोड़ देगा, यार ये तो कमरे का मालिक है, ये तुम्हारे घर का मालिक है? ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा होता है क्या? तो कुल मिलाकर हम क्या देगा कि रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने से फसल या प्रकृति में पाए जाने वाले हानिकारक कीटों के साथ साथ लाभकारी कीट भी मारे या नष्ट होते हैं। नंबर 2, रासायनिक कीटनाशक पीड़नाशक अधिक उपयोग करने से प्रकृति में किसी जीव की संख्या घटेगी और बढ़ेगी, तो प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र, एक बार लिख लो वर्ड, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। और अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी है तो आप लिख सकते हो इनबैलेंस इन इकोसिस्टम। ये मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? यानी इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। और अभी मैंने इतना, अभी आपको समझाया, अभी आप समझ आ गया होगा। ओके, नंबर 3, प्रकृति के अंदर जैव आवर्धन की मात्रा, इतना लिख लो कि मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके बच्चों, अब आप बोलो सर कैसे, ही तुम्हारा समझ नहीं आया? देखो प्रकृति में आप किसी ना किसी रासायनिक जहर कीटनाशी उपयोग करते हो, आवाज नहीं बच्चों, उसका उपयोग करने से वो रासायनिक कीटनाशी जो कीटनाशक उसका प्रकृति में कभी भी, ध्यान दो, इन रासायनिक कीटनाशी जिसका नाम ले रहा हूं डीडीटी है, BHC है, गैमेक्सिन है, एल्ड्रीन, ओके, एल्ड्रीन, ये देखो। और इसके अलावा फिर आप, इसके अलावा बहुत सारे अगर बात हम कर सकते हैं, ऑल आउट, ये तो कंपनी के नाम है, ये बोल, और एक और है HCN, और एक है सेल्फोस, ओके। ये अब ध्यान दो, ये सभी के सभी जो कीटनाशक पीड़क जो भी आप बोलते हैं लोग, ये सभी के सभी बच्चों प्रकृति में इनका जैव अपघटन नहीं होता, मतलब ये अन अपघटे पदार्थ है। आप जानते हो प्रकृति 2 प्रकार पदार्थ होते हैं, अपघटे और अनअपघटे। अपघटे कौन है? बायोडिग्रेडेबल,
गोबर, बल, पत्ती, जड़, तना, ये सब के सब कौन पदार्थ है जिनका प्रकृति जल्दी क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव इनका क्या कर देते हैं, अपघटन हो जाता है। अपघटन कर देते हैं ना, यस करते हैं सर, बच्चों। यस सर। और इसमें आप जानते हैं जैसे पादपों की जड़, तना, पत्ती है ये। और अनअपघटित होते हैं, अनअपघटित की बात हम कर सकते हैं, वे पदार्थ प्लास्टिक, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता। अपघटन नहीं हो पाता है। प्लास्टिक है, समझ आ रहा प्लास्टिक, है, कांच, कांच हो गया, धातु हो गई है, उसी प्रकार से सुई, लेड है, या फिर आपके कीटनाशक, समझ आ गया आपके, सिरिंज, सिरिंज है, बहुत अच्छी बात बच्चों। या फिर आप लोगों के जितने भी ई वेस्ट, बच्चों सुना होगा आपने कभी ई वेस्ट सुना है, ई वेस्ट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे यस सर, टीवी, मोबाइल, एलईडी, लैपटॉप, इनका है ना, इनका कभी भी अपघटन नहीं होता। तो ये हमेशा प्रकृति में अगर इनको हम लोग स्टोरेज कर ऐसे फेंक देंगे तो ये क्या बनते हैं बच्चों, ई वेस्ट। ये मैं अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी देखो, तो ये प्रकृति में सबके सब कौन है बच्चों, जैव अपघटन नहीं होगा तो कैसे जैव अनअपघटन, ओके, यानी अनबायोडिग्रेडेबल। तो इनका उपयोग हम खेत में करते हैं, सुना एक बार। और इनका उपयोग हम लोग देखो, इनका उपयोग सीधी बात है, इनका उपयोग आप लोगों ने कहां पर किया, फसल पर निर्भर। हम जानते हैं फसल की बात हम करते, चलो इसको आप समझ पा रहे होंगे ऐसे। इनका प्रयोग हम लोगों ने कहां पर करते हैं, फसल भी करते हैं ना। फसल का मतलब है क्या, इनका उपयोग आप अपने घर में अनाज में भी करते हैं, हाँ, सेल्फोस करते हो ना। तो उनका उपयोग अगर हमने अनाज में किया तो क्या बच्चों, उसी अनाज को अगर हम लोग आटा पिसाकर खाते हैं तो क्या उस आटे में भी सेल्फोस की कुछ मात्रा हमारे शरीर में जाती है क्या, यस सर, यस, वही है जैववर्धन। मतलब Yes, sir. वही रासायनिक पदार्थ हमारी फसल से होते हुए खाद्य श्रृंखला के द्वारा, किसके द्वारा, खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला के द्वारा, पूछेगा तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, Yes, sir. बढ़ती जाती, इसी को बोलते हैं चलिए। जैववर्धन। अब देखो फसल को मैं बता दूं, फसल, अब बात आती है डायरेक्टली बात हम कर सकते हैं, फसल पर हमने इसका उपयोग किया, किसी इसका डीडीटी का, एक ही बात है, मर्दा। अब हमने मर्दा में डीडीटी का प्रयोग किया, सुन लीजिए एक बार। और इंडिया का एक वो देश है बच्चों जो थोड़ा दुर्भाग्य, तो हम लोग हमें प्राउड है, हम लोग इंडियंस हैं, लेकिन भारत में डीडीटी को एक्चुअल में बैन है। बाकी सभी देशों में डीडीटी की सांद्रता को, कंसंट्रेट को कम करके उसको क्या क्या गया, डायलूट, और डायलूट करने का अर्थ है उसे पतला करना, पानी मात्रा बढ़ाना। तो इसकी मात्रा एक्चुअल में अगर बात हम करें तो डीडीटी की मात्रा 13 पीपीएम है, और देशों में इसकी मात्रा है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में, 1 मिलियन पानी के 1 मिलियन कणों में इसकी मात्रा 13 है। सुन रहे हो बच्चों, यस सर, होगा कि कोई भी पदार्थ बनाने के लिए उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, और वो सॉल्यूशन जल में या किसी ना किसी कार्बनिक विलायक में बनाया जाता है, विलय पदार्थ को मिलाकर। ये जैसे पानी में आपने चीनी डाला, तो पानी में चीनी डाला तो चीनी, पानी तो कौन है, विलायक, चीनी कौन है, विलय। अब अगर माना सुन लीजिए, अगर पानी की मात्रा कम है और चीनी की मात्रा अगर ज्यादा है, ज्यादा मतलब आपके पास 2 गिलास है 1 लीटर, सुनो, 1 लीटर 2 गिलास है, दोनों गिलासों में आप लोगों ने, एक में गिलास में पानी ले लिया आपने 1000 ml, एक में ले लिया 800 ml, ठीक है। अब दोनों गिलासों में आप लोगों ने 2-2 चम्मच चीनी डाल दी, बराबर क्वांटिटी। तो बताओ अब दोनों गिलासों में कौन सा चीनी का घोल तो तनु और कौन सा सांद्र है, तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, नहीं आ रहा, वो तो कौन है, तनु है। और जिसमें पानी की मात्रा कम है उसमें वो क्या है, सांद्र है। अरे तो आता ही समझे, यस सर, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारे सब्जी में पानी की मात्रा कम है तो सब्जी गाढ़ी हो जाएगी, हो जाती है ना। तो क्या डालते हो तुम उसके अंदर, यस सर, पानी डालते हो। पानी, और अगर आपने देखा आपकी सब्जी, अगर माना जा रहा है कि आपका सब्जी है, आपका दूध है, पतला हो गया, तो क्या करते हो, बॉईल करते हो। तो बॉईल करने से उसमें पानी निकल जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट से कंसंट्रेट और कंसंट्रेट टू डाइल्यूट चेंज कर सकते हैं। तो प्रकृति में जो रासायनिक कीटनाशक डीडीटी है, इसकी मात्रा WHO यानी यू कह सकते हैं, इसने फिक्स कर रखी है 13 पर पार्ट मिलियन, यानी 1 मिलियन में 13 इसके जो मोल होंगे वो किसके होंगे, डीडीटी के। ये बहुत ही यू कह सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा हमारे इंडिया में 31 पीपीएम है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं पर पार्ट मिलियन
1 मिलियन में इसकी मात्रा कितनी यूज करते हैं बच्चों इंडिया में? कितनी यूज करते हैं? 31। और ज्यादा मात्रा में इसका यूज करने का मतलब हो गया कि इसका ज्यादा यूज करने का। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किसान कीटनाशक का उपयोग कैसे करता है बच्चों? अविवेकपूर्ण करता है, बिना सोच समझ के करता है, बिना गाइडेंस करता है। तो जितनी फसल को रिक्वायरमेंट है उससे 1.5 से 2 गुना वो उसका यूज करता है, क्योंकि अविवेकपूर्ण। पहले बात तो यूज ही नहीं करना, और यूज अगर करते हैं तो भी हमारे किसान भाई जो होते हैं वो अविवेकपूर्ण करते हैं कि यार चलो एक बीघा के अंदर हम लोगों को डीडीटी का माना जा रहा है कि ऐसे मान के चलो 1000 लीटर में डीडीटी का हम लोगों को यूज करना है 20 ml। एक सुनो एक बात, लेकिन हमारे किसान ये देखते हैं कि मैं ज्यादा मात्रा में यूज करूंगा तो मेरी फसल को कोई भी कीड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो जहां रिक्वायरमेंट 20 ml है वहां किसान 40 ml का प्रयोग करता है। तो जितना आवश्यक है उससे क्या करें, ज्यादा कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे द्वारा यूज की डीडीटी की जो मात्रा है बाकी कंट्रीज से ज्यादा है क्या? हाँ, निर्धारित कितनी इसकी, कितनी निर्धारित बाकी देशों में? 13 ही, हमारे इतनी से। तो डीडीटी का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है नंबर 1, और जरूरत से ज्यादा और अविवेकपूर्ण किया जा रहा है। तो उसका यूज करने का फायदा क्या और नुकसान क्या हो रहा है कि फसल में हमने डीडीटी का प्रयोग किया तो फसल में ये डीडीटी फसल से कहां थोड़ी मर्दा में जाएगी, और मर्दा में जाकर ये इकट्ठी होगी, क्योंकि डीडीटी का मर्दा में अपघटन नहीं होगा। अभी फसल आपकी वहां से गेहूं है, तो गेहूं की फसल में जब डीडीटी का छिड़काव हमने किया तो डीडीटी या गैमेक्सिन ये हमारी गेहूं की फसल के जड़, तना, पत्ती और उसके फल यानी उसके पुष्पक्रम में जाएगा। और गेहूं से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? चारा। और क्या प्राप्त करते हैं? गेहूं। इसका उपयोग हमने किया किसमें? फसल में। और फसल से उसका उपयोग करके ये फसल के किसमें पूछ गया? उसके चारे में, उसके गेहूं में, मतलब उसके अनाज में। इसी गेहूं या चारे का उपयोग आपका कौन कर रहा है बच्चों? आपके पशु कर रहे हैं। सुन रहे हो क्या? तो वो डीडीटी आपकी फसल के माध्यम से, चारे के माध्यम से कहां पर पूछ गई? पशु। और पशु के द्वारा क्या दिया जा रहा है? दूध दिया जा रहा है। उसी दूध का उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहे हैं। मानव। उसी फसल के डायरेक्टली अनाज, अगर वो अनाज है, गेहूं है, टमाटर, बाजरा है, उसका प्रयोग सीधा कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो ये रासायनिक पदार्थ हमारे फसल से अन्य उपभोक्ताओं या पोषक स्तरों के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं क्या? तो जवाब आएगा हाँ। और उनकी मात्रा कैसे पहुंच रही है? बढ़कर, यहां से ज्यादा, यहां से ज्यादा। इसलिए प्रकृति के किसी भी खाद्य श्रृंखला में इन रासायनिक जैव कीटनाशकों की मात्रा पोषक स्तरों के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी उत्पादक से ज्यादा किस में पूछेगी? प्राथमिक उपभोक्ता में। अब आप बोल सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता उसका सेवन एक बार कर रहा है या अपने पूरे जीवन भर करता रहेगा? जीवन भर करेगा। तो उस रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। नहीं समझ आ रहा बच्चों? समझ आ रहा है क्या? यस सर। भाई मैं ये कह रहा हूं कि फसल में अगर हम लगातार देखो, अगर मैं मानो अपनी फसल में पिछले कई सालों से यूरिया, डीएपी, फोरेट, एलडी इनका प्रयोग कर रहा है। यस सर। तो इनका उपयोग करने वाले रासायनिक पदार्थ प्रकृति में कहां पर है? मृदा में ही है। मृदा में है। क्यों है मृदा में? क्योंकि मृदा में कभी भी इनका अपघटन नहीं होता। एक तो ये मृदा बने रहेंगे, उसी मृदा में फिर किसान अगले साल फिर फसल बोएगा। फिर उस फसल को कौन खाएगा? मानव। फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। तो सर मैं ये तो कह रहा हूं कि उस पदार्थ का उपयोग आप खेत में कर रहे हैं, लेकिन वो पदार्थ आपके द्वारा भोजन को खाने से आपके शरीर में जाकर स्टोर हो रहा है क्या? हाँ। और उसकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एक उदाहरण बता दूं, ये कैसे आप समझोगे। फसल से अगर डीडीटी का छिड़काव अपने फसल में किया तो वो डीडीटी का ज्यादा मात्रा किसमें जाकर संचित होगी? प्राथमिक उपभोक्ता में। उससे ज्यादा किसमें जाएगी? उसको खाने वाले में। उससे ज्यादा उससे खाने वाले में। इस प्रकार आपने क्या देखा कि प्रकृति की किसी खाद्य श्रृंखला के उच्चतर स्तरों में इन रासायनिक कीट पदार्थों की मात्रा उत्तरोत्तर क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और इन्हीं मात्रा के बढ़ने के गुण को हम क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। मुझे नहीं लगता तुम्हारा समझ आ रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है नो सर। नो सर।
मैं बता दूं कैसे आपको समझा, मैं बता दे रहा हूं कि अगर फसल में यूज करेंगे तो फसल से ज्यादा किन में पूछेगी बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक में, फिर तृतीयक में। इसको आप समझने का मुझे लगता है तुम लोग समझ नहीं पाओ कैसे। तो फसल में हम लोग किसका प्रयोग करें? DDT का। ये DDT का प्रयोग एक्चुअली मैंने फसल मतलब मृदा में किया। तो ये DDT एक्चुअली में अभी मैंने क्या बताया था कि ये अनअपग्रेड पदार्थ है। तो DDT का उपयोग अगर हम फसल में लगातार करेंगे तो उस फसल पर निर्भर रहने वाले कीटों में उस फसल के द्वारा वो रासायनिक पदार्थ, वो DDT इनमें पूछेगा नहीं पूछेगा? पूछेगा। तो इनसे पूछेगा इनको खाने वालों में, क्योंकि ये कौन है मैंने बताया आपको, मैंने बता दी ये आपका कोई कीट है और ये आप लोगों का कोई मेंढक है। सुना एक बार। और मेंढक को आगे जाकर खाया जा रहा है मानो कोई सर्प। अब इतना समझा? तो बच्चों अब तो समझ जाओ कि खेत में अगर लगातार हम प्रकृति में DDT का प्रयोग कर रहे हैं तो DDT की अमाउंट मृदा में इकट्ठी हो रही है और मृदा से वो किसमें पहुंच रही है? उस मृदा में उगने वाली फसल या घास को खाने वाले कीटों में। तो कीट लगातार उसको खा रहे हैं, ये तो है नहीं कि कीट खत्म हो रहे हैं। तो हर वर्ष प्रतिवर्ष जब कीट इनको खाते जाएंगे तो इनकी मात्रा बढ़ेगी, तो DDT की मात्रा यहां से क्या होगी? यानी यहां से क्या होगी? ज्यादा। तो प्रकृति के इस खाद्य श्रृंखला में इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा आप क्या देख रहे हैं? उत्तरोत्तर क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। समझ आ रहा है क्या? तो रासायनिक पीड़क नाशकों का अधिक उपयोग करने से प्रकृति में जैव आवर्धन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यदि हम आप इसका अंदाजा लगा लो कि प्रकृति में रासायनिक पीड़कनाशी कीटनाशी आदि का प्रयोग आज से हो रहा है या कई सालों से हो रहा है? कई सालों से। और कई सालों से हो रहा है तो क्या प्रकृति में DDT की मात्रा घट गई क्या? नो सर। नहीं सर, बढ़ गई। जितना ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, क्या वो DDT या कोई रासायनिक कीटनाशी आपके मृदा से उस स्थान पर चलने वाली किसी खाद्य श्रृंखला के कड़ियों तक या पोषक स्तरों तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है? यस सर। ये अब तो मानते हो ना, जैसे आपने कहा साहब हम DDT का या गैमेक्सिन या आयोडीन का छिड़काव तो खेत में करते हैं तो उसका नुकसान मवेशियों को कैसे? अरे तो सर मवेशियों को कैसे? मवेशी चारा तो खेत का ही खाएगी ना। तो जो आप आयोडीन या गैमेक्सिन आप खेत में छिड़काव कर रहे हैं वो रासायनिक पदार्थ उस फसल पर या फसल के भागों में और मृदा में एकत्र हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है। फिर वो एकत्र फसल का वो जड़ तना पत्ती कौन कर रहा है? उस पर निर्भर रहने वाला कोई प्राणी, जैसे कि कोई गाय या भेड़ या बकरी या भैंस। तो उसके द्वारा वो DDT फसल के द्वारा उस मवेशी के पेट में गया और पेट में भी जाकर क्या होगा? स्टोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि DDT का कहीं पर अपने होता ही नहीं है। अब वही DDT का कुछ भाग उस भैंस द्वारा दिए गए दूध में भी है क्या? अब तो समझ जाओ। और वो दूध कौन खा रहा है? हम पी रहे हैं। मानव। वो DDT कहां पर घुस गया? हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों में, मतलब मानव में, हमारे शरीर में। ये मैं कह रहा हूं। और उसकी मात्रा अब बताओ सर, हम दूध आज से पी रहे हैं क्या? तो यदि आप लगातार कई सालों से, तो धीरे धीरे अगर मैंने बोला रोजाना अगर हम दूध में एक कण भी DDT का खा रहे हैं या पी रहे हैं, सोचो एक बार, सोचो तो क्या 10-20 सालों में उसकी मात्रा बढ़ते बढ़ेगी घटेगी? एक करो नालायक को। बढ़ेगी। ये तो क्या आपका दिमाग क्या रहा? एक दिन बढ़ जाएगी? एक दिन नहीं कम है, हजारों सालों में जाकर आप में बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ी बढ़ेगी, उसमें बढ़ेगी। ये करो मैं, आप अपने में सोच रहे हैं, अपने में नहीं, हमारे में एक साथ नहीं बढ़ेगी, धीरे 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 बढ़ेगी। चलो ये आप लोग खत्म कर रहा हूं मैं इसको। अब मैं ये तो समझ आ गया। अब क्या करना चाहिए? इसीलिए प्रकृति के अंदर, ये तो मैंने हानि बता दी, इसलिए प्रकृति में फसल को नुकसान पहुंचाने हानिकारक कीटनाशकों के छिड़काव की जगह हमें कौन सी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए? कार्बनिक। और ये सुना होगा आप लोगों ने, बच्चों सब जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कृषि, यानी हमारे आजकल जो किसान भाई हैं बच्चों, वो ऑर्गेनिक कृषि को अपना रहे हैं। और ऑर्गेनिक कृषि का मतलब होता है कि फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में रासायनिक पीड़कनाशी, उर्वरक
कीटनाशी आदि के स्थान पर जैव कीटनाशी, जैव पीड़कनाशी और जैव उर्वरकों का उपयोग करना ही कार्बनिक कृषि कहलाता है। बच्चों एक बार सुनना, एक बार कार्बनिक कृषि क्या है? फसल वही गेहूं जो चना मक्का बाजरा, वही आलू टमाटर गोभी, लेकिन तरीका क्या है कि कृषि के क्षेत्र में हम हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता, नमी और पादप की गुणवत्ता आदि को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग किनका प्रयोग, मैं फिर निवेदन करूंगा, रासायनिक पदार्थ, और अभी बोला मैंने आपको रासायनिक, ये सारे रासायनिक कीटनाशी उर्वरक भी क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं। अरे रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पीड़कनाशी, रासायनिक खरपतवारनाशी, रासायनिक पदार्थों के स्थान पर अगर हम लोग क्या करें, जैवक यानी जैव पीड़कनाशी का, जैव उर्वरकों का अगर हम उपयोग करते हैं तो ऐसी कृषि को क्या कहेंगे? कार्बनिक। अब बच्चे एक बार सभी बच्चे जो मैं कह रहा हूं उसको लिखो। आप वीडियो कोई किसी ने वीडियो चालू नहीं कर रखा। अब कैसे आप लोगों से बात हो, पता और नहीं लगता है कि तुम लोग समझ आ रहा नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चों को मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं ले आप अपनी वीडियो को चालू नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। अनुष्का शर्मा, विजय, निर्मल, अनुष्का, बेटा अपने वीडियो चालू रखो। मधु आर यू लिसनिंग में? यस सर। बेटा आप उसको वीडियो चालू क्यों नहीं करते हैं? कुछ समय के लिए आप एक काम कीजिए, कुछ समय के लिए वीडियो को चालू करो फिर बंद किया करो, जिससे आप लोगों को मैं बात भी कर सकूं, समझा भी सकूं। चलो ठीक है। अब देखो एक बार कार्बनिक कृषि की परिभाषा क्या होगी, मैंने बता दिया। कार्बनिक कृषि क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में फसल की उत्पादकता और उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, सुन रहे हो क्या? कार्बनिक कृषि बढ़िया है कि रासायनिक कृषि बढ़िया है? बताओ देखें। हमारे किसान अभी कौन सी कृषि कर रहे हैं? कार्बनिक। क्योंकि रासायनिक कैसे यूज करना है? क्योंकि हम कृषि क्षेत्र में यूरिया, डीएपी, फोरेट, एल्ड्रिन रासायनिक पदार्थों छिड़काव कर रहे हैं, तो उस खेती से प्राप्त होने वाला उत्पाद, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, दाल, फल, फ्रूट, जो भी हम खा रहे, सब्जी, मसाले, ये सब चीज अब क्या है? रासायनिक। रासायनिक कृषि की जगह कौन सी कृषि अपनानी चाहिए सर? ऑर्गेनिक। और आप जानते हो ऑर्गेनिक कृषि जो है बच्चों, वो हमारे शरीर, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी, लाभकारी। वो कैसे? क्योंकि कार्बनिक कृषि में यानी फसल की या बीज की बुआई से लेकर, बुआई यानी उसकी यूं कह सकते हैं, बुआई से लेकर उसके भंडारण तक हम किनका उपयोग करने जा रहे हैं? बताओ। जैविक, सूक्ष्म जीवों का। और सूक्ष्म जीवों से बनने वाले कीड़े को क्या बोलेंगे? जैव पीड़कनाशी बोलेंगे। जैसे मैंने कहा आपकी फसल में अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग सेल्फोस की जगह नीम की पत्तियां डालें। कौन सी पत्तियां बच्चों? नीम की पत्तियां डालें। नीम। तो क्या आपका अनाज खराब होगा? नहीं होगा। अनाज खराब भी नहीं हुआ और आपको उसका नुकसान भी नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या प्रकृति में कोई जैव आवर्धन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नीम कौन है? एक जैव है, एक जीव है। अब तो आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करेंगे। तो अभी आप पहले प्रश्न लिखो जल्दी, फटाफट। कार्बनिक कृषि लिखो जल्दी। कार्बनिक कृषि वह कृषि या कृषि के वह कृषि जिसमें फसल की उत्पादकता, गुणवत्ता, फसल की उत्पादकता, गुणवत्ता और मृदा की उपजाऊ क्षमता, नमी, उपजाऊ क्षमता और नमी को बनाए रखने के लिए रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक, एक नाम और लिख लो तुम, बस इतना बहुत है। रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक। मतलब समझ में आ गया कि जो उर्वरक आप यूज करते हो, यूरिया, वो रासायनिक है, तो उसका यूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पीड़कनाशी पदार्थों के स्थान पर गोबर की खाद, गोबर लिखो जल्दी जल्दी। गोबर की खाद, कंपोस्ट,
गोबर की खाद, कंपोस्ट, कंपोस्ट का नाम जानते हो बच्चों? केचुआ खाद, केचुआ, ठीक है ना? कंपोस्ट, Yes, sir. जैव जैव कीटनाशी, जैव कीटनाशी, कोमा जैव उर्वरक। अब ये कौन, ये मैं बताऊंगा कि कौन है, अभी बता। आदि का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक कृषि कहलाती है, ठीक है? अब ओके, अब Yes, देखो, sir. अब मैं जल्दी जल्दी आपको खत्म करता हूं इसको। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर तुम लिख रहे हैं जैव, एक ही बात है, पीड़कनाशी बोलो या कीटनाशी, ठीक है बच्चों, पीड़क या कीट। अच्छा, अब इनमें प्रकृति में से कौन से जीव है बच्चों जिनका उपयोग, अब प्रश्न आता है कि जैव कीटनाशी या पीड़कनाशी किसे कहते हैं, तो लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं, लाभकारी को नष्ट नहीं करेंगे। एक बार सर, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, दोबारा मैं कर रहा हूं, रासायनिक कीटनाशक में और जैव में यही फर्क है, रासायनिक पीड़कनाशी में विभेदन गुण नहीं था, इसलिए उनका उपयोग करने से हमारी फसल के हानिकारक के साथ साथ लाभकारी कीट भी मर जाते हैं। तो जैव कीटनाशी क्या होगा या जैव पीड़कनाशी क्या होगा? प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव, लिखो जल्दी, वे सूक्ष्म जीव बच्चों जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले केवल 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 हानिकारक जीवों को या कीटों को नष्ट करते हैं, ठीक है? अब बताओ, ये बढ़िया है या और रासायनिक बढ़िया थे? तो ये बढ़िया है ना, क्योंकि ये केवल, हाँ समझ आ गया, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है, इनका साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही और ये प्रकृति में सबसे बड़ी बात है, ये आपके फसल और अनाज, सब्जी या मानव कल्याण को नुकसान पहुंचाने वाले केवल 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 हानिकारक को ही नष्ट करेंगे, लाभकारी को नष्ट नहीं करेंगे। मतलब इनमें कौन सा गुण है? विवेक, विवेक गुण है इनके अंदर। ओके बच्चों, अब तो अरे समझो आपके। अब इन्हें जैव पीड़कनाशी के रूप में हम किन किन को यूज कर सकते हैं बच्चों? देखो, लाल और काली धारी वाला एक भ्रंग है, मतलब एक कीट है, जो कीट खुद एक कीट है, एक लाल काली धारियों वाला एक भ्रंग, जिसे बोलते हैं बच्चों लेडी बर्ड, या लाल काली धारियों वाला एक भ्रंग है, मतलब एक विशेष प्रकार का कीट है जो आपकी फसल पर या फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट को, मतलब एफिड्स को, मच्छरों को आदि को क्या करता, यानी कुल में क्या, उनको क्या करता बच्चों? उनको नुकसान या उनको नष्ट करता। यानी ये किनको यानी ये किसको नुकसान या नष्ट करेगा? एफिड को। सुन रहे बच्चों आप लोग? लाल काली धारियों वाला जो ये है, ये आप एफिड्स को, व्याध पतंग को, ड्रैगन फ्लाई और मच्छरों को। जी ना, आप लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। मच्छरों को क्या करता है बच्चों? ये नष्ट। अब आप कैसे देखो, ये सारे के सारे हमारी फसल को लेकर क्या है बच्चों? हानिकारक। और ये यहाँ पर लाल और काली धारियों वाला जो लेडी बर्ड जो आपका भ्रंग है, यानी जो कीट है, ये ध्यान दो, ये भी कीट है और ये सभी कौन है? कीट है। तो आपने क्या किया? फसल में किसी कीट के प्रभाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया? एक कीट का। जैसे मुझे बताओ, आप बच्चों लोहे को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हो? लोहे का। जहर के गुण को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? जहर का। और सेना, अगर हमारे बॉर्डर पर अगर हमारे इधर सैनिक खड़े हैं तो उधर भी कौन है? सैनिक ही है। सैनिक।
अब तो आ गया बच्चों। यस सर। तो कॉमन सी बात है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जगह, कीटों की जगह हमने इनकी रोकथाम किसी डीडीटी की जगह किसे की? इस काली धारी वाली भ्रंग से। भ्रंग मतलब कीट, पतंग है। और ये पतंगा क्या करेगा? आपकी फसल को भी नुकसान नहीं करेगा। देखो क्यों? जो फसल नुकसान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसे जब खाने के लिए आपकी फसल पर, इसे अगर आपकी फसल पर मक्का, बाजरा आदि पर अगर ऑलरेडी वहां पर कई प्रकार के व्याध और एफिड मिल जाएंगे तो ये उन्हें खाएगा कि आपकी फसल को खाएगा? उन्हें खाएगा। अतः आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये केवल मात्र किसको खाएगा? केवल हानिकारक को, लाभकारी को नहीं खाएगा। तो बताओ ये जो लाल काली धारी वाला जो भ्रग है वो यहां पर किसका काम कर रहा है बच्चों? जैव कीटनाशी। अरे तुम लिख रहे हो मेरे साथ या नहीं लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हो ना? लिख रहे हैं। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा नंबर, ये तो नंबर 2 है बच्चों, बैसिलस थ्रुनजेंसिस। क्या नाम सुना होगा आप लोगों ने? बैसिलस थ्रुनजेंसिस। बैसिलस थ्रुनजेंसिस। बच्चों इसे बोलते हैं बीटी जीवाणु। बैसिलस थ्रुनजेंसिस, बैसिलस थ्रुनजेंसिस जीवाणु है, बीटी जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है बच्चों? इस जीवाणु में एक बात ध्यान दो, इस जीवाणु के अंदर, और आप जानते हैं जीवाणु के अंदर जीवाणुवीय गुणसूत्र के अलावा क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड। पढ़ा होगा आपने। जीवाणु कोशिकाओं में अपने जीवाणुविक गुणसूत्रों के अलावा एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। याद है? थोड़ा सा अगर याद आ रहा तो निर्बल, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ये कौन है? ये कौन है? बीटी जीवाणु है। बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थ्रुनजेंसिस। थ्रुन मतलब रे नहीं है, थ्रुन है। थ्रुन न करना इसको, थ्रुनजेंसिस न कर दो, थ्रुनजेंसिस। और बुक से और देखना, ठीक है? बुक से और मिला लो आराम से, रिलैक्स होकर। बैसिलस थ्रुनजेंसिस, ठीक है? आप इस बुक से देखना बच्चों, बुक से देख लेना। ठीक है? बैसिलस थ्रुनजेंसिस। ये जीवाणु बीटी के नाम जानते हैं, बीटी, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्रुनजेंसिस। इस जीवाणु के प्लाज्मिड में एक जीन पाई जाती है बच्चों, ध्यान सुनना। उस जीन का नाम है, ये देखो, ये जीन, उस जीन का नाम है बीटी जीन। इस बीटी जीन के द्वारा इस जीवाणु के अंदर, ये ध्यान देना, एक विशेष प्रकार की ये जीन, एक विशेष प्रकार की क्राई प्रोटीन का, आराम से, क्राई प्रोटीन का, किसका बच्चों? क्राई प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी बीटी जीवाणु प्रकृति में जहां पाया जाएगा उस जीवाणु के द्वारा, उस बीटी जीन के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है। क्या हमारे में विशेष प्रकार की जीन है क्या? हाँ, हमारे रंग का, चलने का, उठने, यानी हर प्रकार के गुणों का जीन पाई जाती है। और जीन कहां होते हैं? डीएनए पर। डीएनए का है गुणसूत्र, और गुणसूत्र का है हमारे कोशिका के केंद्र। तो ये जीवाणु कोशिका के अंदर प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार का जीन होता है। मैं पढ़ाऊंगा प्लाज्मिड में, आपको आएगा 11 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, तब बताऊंगा। ओके, बीटी जीन के द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिसका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। क्या नाम बच्चों? क्राई प्रोटीन। दिख रही क्या? क्राई प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये इस क्राई प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? विषैली होती है। और इस क्राई प्रोटीन का प्रभाव क्या होता है? इस क्राई प्रोटीन का प्रभाव होता है कि उस जगह जहां पर ये जीवाणु है, उस जगह अगर विशेष प्रकार के लार्वा होता है जिसका नाम है कैटरपिलर। हाँ, कैटरपिलर लार्वा होता है बच्चों, एक विशेष प्रकार का कीट, विशेष प्रकार के कीट का क्या होता है? लार्वा। और लार्वा आप जानते हैं, लार्वा मतलब शिशु। उस कैटरपिलर लार्वा के, ये कैटरपिलर लार्वा है, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो। और ये कैटरपिलर लार्वा और कोई नहीं बल्कि आपके किसको नुकसान करता है?
फसल को, क्योंकि कैटरपिलर लार्वा की फसल को नुकसान करता है। किसको? मक्का, कपास, बाजरा, बैंगन, टमाटर आदि की फसल की जड़ों में और उनके फलों में छेद कर देता है और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए आप हजारों रुपए का रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हो। तो आज से उसका छिड़काव बंद करो और उसकी जगह इसके अंदर, जैसे आपने खुद मुझे एंटीबायोटिक में हम लोग क्या करते हैं, किसी सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सूक्ष्म जीव का तो प्रयोग करते हैं। नहीं बताया आपको मैंने? अरे पेनिसिलिन बताई थी ना आपको, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये सब की सब कौन है? एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक क्या होती है? सूक्ष्म जीवों से निर्मित वे पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? फसल को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हानिकारक कोई कीट। उसकी रोकथाम के लिए आप किसका उपयोग करें? मृदा में जीवाणु का। अब कैसे? क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान सुनो, कि ये कैटरपिलर लार्वा जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है और आपका लाखों रुपए का नुकसान होता है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है पूरे भारत में, अरबों का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते नुकसान। और नुकसान के लिए क्या डालते हैं? फिर कई प्रकार के कीटनाशक। तो हम जानते हैं कि ये क्राई प्रोटीन छोड़ेगा, ये बैक्टीरिया बैसिलस बीटी, और ये क्राई प्रोटीन का परिणाम क्या होगा? उसी मृदा में ये जो कैटरपिलर जो लार्वा है, कीट का जो लार्वा, उस कैटरपिलर लार्वा के शरीर के अंदर प्रोटीन प्रवेश कर जाएगी उस कोशिका में, और उसके द्वारा इस कैटरपिलर लार्वा की कोशिका में क्या हो जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे। ये मैंने बताया था, अगर आपको याद है, हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा में पूरक तंत्र याद अगर आ रहा हो तो, पूरक तंत्र में 30 से भी ज्यादा प्रकार के प्रोटीन है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु की कोशिका में क्या कर देती है? पोरस, छिद्र, पोरफायरिन। याद करो बच्चों, वही यहां पर हो रहा है। तो ये क्राई प्रोटीन के द्वारा कैटरपिलर लार्वा की कोशिका में क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा, और उसके द्वारा उनके अंदर क्या प्रक्रिया होता जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी और एक नष्ट। और इस प्रकार बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया के पीटी जीन के द्वारा निर्मित क्राई प्रोटीन से कैटरपिलर लार्वा की वृद्धि को रोका जा सकता है। अब इसके लिए करना क्या है कि मक्का, बाजरा आदि की फसल बोते समय खेत में हमें बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया का संवर्धन करना चाहिए। नहीं आया समझ में? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि जिस मृदा में बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया होगा, मक्का के खेत में कपास, टमाटर, भिंडी या आपके बैंगन आदि के खेत में अगर हम बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, अरे ग्रो करेंगे, मृदा में छोड़ दो बैक्टीरिया को, अपने आप ग्रो कर लेगा, क्योंकि जीवाणु एलएनजी जन की संख्या बढ़ा लेगा। तो उस मृदा में बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया होगा, तो उस बैक्टीरिया के बीटी जीन, कौन सा जीन बच्चों? विच जीन? बीटी जीन सेक्रेशन ऑफ क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन छोड़ेगा, और वो क्राई प्रोटीन मृदा में कैटरपिलर लार्वा की कोशिका को क्या कर देगा? नष्ट कर। तुम तो डाइट पकड़ो ना, कैसे करेगा वो छोड़ो, आपको नष्ट कर देगा। जैसे हमारे देश की सेना आतंकवादियों को मारती नहीं मारती है, कैसे मारती है? शूट करती है, पकड़ती है, वो बात छोड़ो, उनको नहीं मारती है। वही बात यहां पर है। तो कैटरपिलर लार्वा की रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बैसिलस। तो बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया, मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया यहां पर किसका काम कर रहा है? जैव पीड़क नाशी का। तुम समझ पा रहे हो क्या बच्चों, या नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, इसी प्रकार से एक कवक है। यस सर। मैं आपके सामने तो जैव पीड़नाशी नाम लिखे जा रहा हूं, कल बात करते हैं। बैसिलस थ्रिंजेंसिस किसको नष्ट करता है? कैटरपिलर को। और कैसे? बीटी जीन के द्वारा। वर्तमान में क्या हो रहा है बच्चों? बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया का लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में बड़े बड़े पात्रों में संवर्धन कर, और संवर्धन मतलब उसकी संख्या में क्या कर रहे हैं? वृद्धि करके उसके बीटी जीन को ट्रांसजेनिक विधि द्वारा, यानी ट्रांसजेनिक विधि द्वारा बैसिलस थ्रिंजेंसी बैक्टीरिया के बीटी जीन को निकालकर मक्का, टमाटर, बाजरा, बैंगन आदि के भ्रूण के डीएनए में जोड़कर हम एक कीटनाशी यानी कीट प्रतिरोधी फसल तैयार कर रहे हैं। मतलब ऐसा बीज तैयार कर लिए बच्चों जिसके बीज में हमने बीटी जीन को डाल दिया, उसका नाम पड़ गया बीटी मक्का। अब बीटी मक्का क्या है? वह मक्का जिसे ट्रांसजेनिक विधि से तैयार किया, और इस मक्का के डीएनए में हमने बीटी जीन को क्या कर दिया? जोड़ दिया।
तो बीटी मक्का के बीज को जब जमीन में बोएंगे तो क्या उस मक्का की फसल को कोई कीट पीला नुकसान कर पाएगा क्या?